गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो बेटा, विराम जो है, विराम का सामान्य अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम लेना, अर्थात ठहराव, स्टॉप, रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है और कब कब पूर्ण विराम करना है। अर्थात जिस तरह से हम एक बस में सफ़र कर रहे होते हैं और वो बस अपने अपने स्टॉप पर रुकती हुई चलती है, कहाँ कहाँ उसे रुकना होता है, उसी तरह से शब्द रूपी बस रूपी जो गाड़ी है हमारी, शब्द है जो हमारी भाषा है, जो बस रूपी भाषा, उसको हम बोलते समय कहाँ कहाँ उसकी लय और उसकी शुद्धता का ध्यान रखते हुए कहाँ पर हमें कुछ देर के लिए ठहरना है, कहाँ ज़्यादा देर के लिए ठहरना है, तो ये कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसको अगर हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह लगाते हैं, उनमें जो विराम प्रकट करते हैं भाषा को बोलते समय, क्योंकि किसी भी वाक्य को हम रेगुलर तो बोल नहीं सकते, एकदम से सीधा सीधा उसको बोले जाते हैं, कहीं भी स्टॉप नहीं कर सकते, तो उस वाक्य का अर्थ ही कुछ और हो जाता है, अर्थ ही नहीं समझ में आता, वो केवल शब्दों का कलेक्शन हो जाता है, कोई सटीक अर्थ उसका नहीं निकल पाता। इसलिए वाक्य को सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक वाक्य होता है, रोको मत जाने दो, ये एक सेंटेंस है, इसमें हमने कहीं कोई चिन्ह नहीं लगाया। रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, रोको मत जाने दो या मत रोको जाने दो, दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज है। अब देखो, हम अगर इसमें एक चिन्ह लगा देते हैं, सबसे पहले तो ये कंप्लीट है सेंटेंस, इसको करते हैं। अब हमने लगा दिया रोको, रोको के बाद हमने अल्प विराम लगा दिया, यानी कि यहाँ कुछ देर के लिए हमने सांस लिया, रोका अपने श्वास को विराम दिया। रोको मत जाने दो, इसका मतलब तो हो गया कि कोई जा रहा है, उसे रोकना है, जाने नहीं देना है उसको। ठीक है, अब हमने इस चिन्ह को यहाँ से हटाकर इस चिन्ह को हमने लगा दिया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो मैंने सांस लिया कुछ देर के लिए, रोको मत, सांस को रोका, जाने दो, अर्थात उसे मत रोको, उसे जाने दो, यानी कि बिल्कुल विपरीत अर्थ दे रहे हैं, उल्टा अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह ये काम करते हैं, यानी कि वाक्य का अर्थ जो है उसको स्पष्ट करते हैं। हिंदी में मुख्यतः 12 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः कितने प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 12 विराम चिन्ह हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव या संक्षेपक। लाघव यानी किसी को छोटा करना, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा न लिख के हम ऐसे बिंदी लगा देते हैं, इसे बोलते हैं लाघव चिन्ह। अगला है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जाने की जहाँ पर कोई गलती रह जाती है वाक्य में लिखते समय या कुछ अक्षर छूट जाता है
वहाँ लगाते हैं। अब इनको डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा पूर्ण विराम, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस होने के बाद जिस चिन्ह को लगाते हैं वो विराम होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों की समाप्ति पर किया जाता है। क्या होता है पूर्ण विराम? कि जब प्रश्नवाचक वाक्य तथा विस्मयादिबोधक वाक्य जो होते हैं उनको छोड़कर जो शेष है, यानी कि कोई वाक्य अगर प्रश्नवाचक है और कोई वाक्य विस्मयादिबोधक है, उन वाक्यों को तो छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं जो किसी भी वाक्य की समाप्ति का बोध कराते हैं, कोई भी वाक्य कंप्लीट दिखाते हैं कि ये सेंटेंस पूरा हो गया, यानी कि अपने आप में एक पूरा अर्थ दे देते हैं वो, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होती है, वहाँ पूर्ण विराम होता है। जैसे एक वाक्य है राजेश खाना खा रहा है, तो यहाँ कंप्लीट सेंटेंस हो गया। राजेश क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। वाक्य को पढ़ने से अर्थ हम समझ गए कि राजेश खाना खा रहा है, तो यहाँ वाक्य पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हमने किया। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस, लिए पूर्ण विराम लगा दिया हमने। यानी कि जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, विस्मयादिबोधक भी नहीं है, वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हमारा अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है छोटा, यानी कि थोड़ी देर के लिए ठहराव। किसी भी वाक्य को बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य को बोलते समय, किसी भी पद को बोलते समय हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, 1 सेकंड के लिए श्वास लेते हैं, रुकते हैं, वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अब अल्प विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया जाता है? सबसे पहला है एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने में, यानी कि कुछ शब्द होते हैं एक जैसे शब्द होते हैं, उनको अलग अलग डिफाइन करने में, अलग अलग दर्शाने में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। जैसे फल वाला, जैसे सेब, अब हमने बहुत सारे फल बताने हैं, सेब, संतरे, केले, अंगूर, पपीता, इनके बीच में अगर हमने ये कोमा जो है अल्प विराम नहीं लगाए होते तो ये एक ऐसा वाक्य बन जाता जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, सारे सीक्वेंस में हो जाते हैं। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा होता है, इसलिए हमने इनको अलग अलग किया, क्योंकि अगर हम लिख देते सेब, संतरे, केले, अंगूर, पपीता, ये एक सीक्वेंस में हो जाते और सारे मिक्स हो जाते। अब इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमने इनमें कोमा लगाया। सेब, संतरे, देखो मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए, सेब, संतरे, केले, अंगूर, पपीता आदि बेच रहे हैं। अब मैंने सेब, संतरे, केले, अंगूर के बीच बीच में कुछ देर का विराम दिया, तो यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। अगला है वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, यानी कि कुछ वाक्य के अंश, वाक्य के कुछ अंश होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। जैसे एक कंप्लीट वाक्य प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, और दोनों को हम जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेहा ने विद्यालय से आकर वस्त्र बदले, खाना खाया और थोड़ा विराम किया। अब देखो बोलने का ढंग, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसको हम जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से लिखते हैं, और जो भाषा का शुद्ध उच्चारण हम करते हैं वहीं हम चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। अब मैंने देखो बोला नेहा ने विद्यालय से आकर वस्त्र बदले, अब मैंने यहाँ स्टॉप किया कुछ देर के लिए, तो यहाँ कोमा लग गया, एक वाक्य पूरा हो गया। खाना खाया और थोड़ा आराम किया, पूर्ण विराम। अगला है समुच्चय बोधक से पहले, यानी कि ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके बीच में अगर हम लगाते हैं तो वहाँ भी क्या लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे रमेश बहुत समझदार है, अब देखो परंतु उसका भाई मूर्ख है, अब परंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है, और इससे पहले हमने अल्प विराम का प्रयोग किया।
अगला है किसी भी कथन को स्पष्ट करने के लिए कोई भी वाक्य है उसको हम अगर पूरी तरह से उसका अर्थ स्पष्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका ने बताया, फिर कोमा, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया। सज्जनों, देखो संबोधन तथा हाँ या ना आदि के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बोलते हैं तो भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सज्जनों, किसी को संबोधित किया गया, बोला गया सज्जनों, भाइयों बहनों, नेता वगैरह स्पीच देते हैं तब बोलते हैं ना, सही उसी तरह से हैं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, तो यहाँ सज्जनों के बाद मैंने 1 सेकंड के लिए विराम लिया। सज्जनों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर मैं इसको बोल देती सज्जनों मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, तो कहीं कोई वाक्य में लय या तुक ही नहीं आई, इसलिए ये शुद्ध भाषा नहीं हो सकती। अगला है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ लगते हैं? पूर्ण विराम की तुलना में जब कुछ कम अवधि के लिए रुकना पड़े तो उसमें अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूर्ण विराम तो हम वाक्य के पूरे होने पर लगाते हैं, कोई भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे राम और श्याम स्कूल जाते हैं, रुक गए, वे दोनों साइकिल से स्कूल जाते हैं। यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं। लेकिन अर्ध विराम कहाँ लगता है? जहाँ पर हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकते हैं। यानी कि वाक्य जो है कंप्लीट है लेकिन उसके ऊपर आश्रित वाक्य भी है, दूसरा सेंटेंस भी है उसके साथ, वहाँ पे हम, और जहाँ कारण दिया जाता है तो उस वाक्य में हम क्या करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य अनकम्प्लीट सा होता है तो उस वाक्य को पूरा करने से पहले हम बीच में अर्ध विराम दे देते हैं। जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। पूरा वाक्य यहाँ बीमार था हुआ और यहाँ आधा वाक्य हुआ था, इसलिए यहाँ हमने अर्ध विराम दे दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं? मन के भाव यानी हर्ष, खुशी, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए जिन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये भाव प्रकट करते हैं। कहीं अगर खुशी होती है तो शोक होता है, भय होता है, डर लगता है, किसी का आश्चर्य होता है, या किसी चीज़ से हमें घृणा होती है, जैसे छी छी, अरे, आहा, हुर्रे, ऐसे जो भाव होते हैं वहाँ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल ये यहाँ दिया गया है। जैसे छी, यहाँ कितनी गंदगी है, तो ये छी जो शब्द है ये क्या है? घृणा सूचक शब्द है और यहाँ पर हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। अरे, आश्चर्य के भावना दिखाई दे रही है, आश्चर्य का भाव है, तुमने यह क्या किया, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अगला है हमारा योजक या विभाजक, यानी कि जोड़ने वाला या किसी चीज़ को तोड़ने वाला। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, विभाजक का अर्थ हो तोड़ने वाला, अलग करने वाला। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, थोड़ा सा दूध। ठीक है, तो जैसे माता और पिता के बीच में हमने लगाया माता और पिता, तो ये जो चिन्ह लगाया है हमने, ये क्या है? योजक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, किसी को निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे
हमारी परिभाषा क्या कहती है कि निर्देशक चिन्ह को रेखिका भी कहते हैं। रेखिका यानी कि सीधी लाइन होती है, ऐसे खींचते हैं, डैश लगा देते हैं। जैसे हम कई बार, अभी जैसे उदाहरण लिखा है, उदाहरण के बाद ये डैश लगा दिया, है ना। प्रश्न या उत्तर लिखते हैं, कोई भी जैसे हमें उत्तर देना होता है, उत्तर का निशान लगा के आगे डैश लगाते हैं कि निर्देश देते हैं कि यहाँ आगे आंसर है। तो इस चिन्ह को निर्देशक चिन्ह या रेखिका भी कहते हैं। अब कहीं रेखिका आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होगी, रेखिका को ही निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं ये? किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति है और उसके किस कथन को दर्शाने के लिए, जैसे गांधी जी कहा करते थे। अब क्या कहा करते थे गांधी जी, उसकी बात को हम निर्देशित करने के लिए चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, सत्य ईश्वर का रूप है। संवादों या वार्तालापों में, कोई संवाद या वार्तालाप या कोई बातचीत करते हैं तो वहाँ भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राहक और दुकानदार के बीच यहाँ वार्तालाप हो रहा है और दोनों के बीच डैश का निशान लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है इसे निर्देशित चिन्ह कहते हैं। अगला क्या है? किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने भी, कोई भी वाक्यांश है या कोई भी पद है उसको हम पूरी तरह से समझाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थी में 2 गुण अवश्य होने चाहिए। अब चाहिए के बाद यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, आज्ञाकारिता, परिश्रमशीलता। इस तरह से प्रयोग हम करते हैं। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं? 2 प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह, एक तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। और ये चिन्ह कहाँ लगाते हैं? किसी भी मुख्य वस्तु, किसी भी मेन वस्तु, मेन प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम या प्रसिद्ध कोई वाक्य है या किसी की बात को ज्यों का त्यों कहा जाए, जैसे कि तैसे किसी की बात को रखते हैं, या कोई प्रसिद्ध बुक को बताते हैं, प्रसिद्ध शहर, यानी कोई फेमस चीज़ होती है तो वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसी की बात को ज्यों का त्यों कहना होता है कि राम ने कहा कि मैं स्कूल नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं स्कूल नहीं आ रहा इसको हम उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे क्योंकि राम ने कहा था। ये किसी के बात को हम जैसे कि तैसे कह रहे हैं। 2 तरह के होते हैं, एक इकहरा, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह देखो, इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, वस्तु या व्यक्ति का उपनाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। अब रामधारी सिंह दिनकर जो है इसका उपनाम क्या है? दिनकर, और दिनकर को हमने इकहरे चिन्ह में बंद कर दिया। यानी कि किसी भी चीज़ का उपनाम होता है, दूसरा नाम होता है, तो उसको लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। दोहरा चिन्ह क्या होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात या कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखो किसी के द्वारा कही गई कोई बात या कथन उसको जैसे कि तैसा कहते हैं। अब विवेकानंद ने कहा, उठो, आगे बढ़ो, अज्ञान या अंधकार दूर कर, तो यहाँ हमने इसकी बात को उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। ठीक है, अगला है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कोई संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब हमने ये 2 बिंदु लगाए, इसका चिन्ह, विवरण चिन्ह का पहचान है, ये 2 बिंदु छोटे छोटे, यानी किसी चीज़ का विवरण देना है, किसी के विषय में कोई संकेत दिया जाता है। अब जैसे मैं लिखा, क्रिया के 2 भेद होते हैं, विवरण चिन्ह लगाया, सकर्मक और आकर्मक। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग कम ही हो रहा है क्योंकि अब विवरण चिन्ह के स्थान पर हम ज़्यादातर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करने लगे हैं। ये वाला जो निर्देशक चिन्ह था ना, इसका चिन्ह का प्रयोग हम ज़्यादा करने लगे हैं, इसके बजाय विवरण चिन्ह का प्रयोग आजकल बहुत कम हो रहा है। अगला है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कहाँ लगाते हैं? वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्ठक में दिया जाता है। यानी कि किसी भी वाक्य की जानकारी अलग से हमें देते हैं तो
वहाँ पर इस कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब मुख्य चीज़ होती है उसको दर्शाने के लिए भी करते हैं। देखो अब कहाँ कहाँ पर किया जाता है। एकांकी अथवा नाटक में रंगमंची संकेतों को स्पष्ट करने के लिए, जो कोई नाटक या एकांकी पढ़ते हैं तो उसमें रंगमंची का जो दृश्य दिया जाता है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उस सीन को हमारे माइंड में दिखा देते हैं कि पर्दा गिरा हुआ है तो पर्दा गिरा हुआ है, उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे सैनिक महाराज की जय हो बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, वो प्रणाम करते हुए बोल रहा है, तो इसके जो भाव थे इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी हम अपने इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा की। अभी सत्यवान कौन था, सावित्री का पति था। इसका अर्थ स्पष्ट किया है हमने, तो यहाँ हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, मेन चिन्ह हमारे हो गए, कुछ बच गए जैसे हाँ दिए गए नहीं हैं। उद्धरण भी हो गया, विवरण भी होगा, कोष्ठक। लाघव या संक्षेपक चिन्ह मैंने बताया था। लाघव या संक्षेपक जो चिन्ह होता है वो किसी चीज़ को छोटा करते हैं तो लगाते हैं। मैंने बताया था ना, डॉक्टर जो शब्द है इसको हम पूरा न लिख के बिंदी लगा देते हैं, डॉक्टर बन गया। चिरायु को हम बिंदी लगा देते हैं। आयुष्मती को हम लिखते हैं केवल आयु लिख के बिंदी लगा देते हैं, यानी कि उसका पूरा अर्थ नहीं लगा, पूरा शब्द नहीं लिखते, उसका शॉर्टकट लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे चिन्ह को लाघव, जो बिंदी लगाते हैं इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने पिताजी, दफ्तर। अब हमने यहाँ जा जो शब्द है, जा शब्द है ये नहीं लिखा, पिताजी दफ्तर जा रहे, लिखते समय हम ये छोड़ गए, भूल गए थे हम। बाद में हमने इसको रिवाइज किया तो देखा हमने त्रुटि कर दी, गलती कर दी। तो यहाँ पूरे वाक्य को काटने के बजाय हम ये त्रुटिपूर्वक जो चिन्ह है इस चिन्ह को यूँ लगा देंगे यहाँ पर, और उसके नीचे उसका जो है जा रहे हैं वो लिख देंगे। ये सिंबल लगा के हम दर्शा देंगे कि हाँ हमने ये अक्षर छोड़ दिया था, गलती रह गई थी, तो वहाँ लगाते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास प्रश्न पत्र हम एक बार कर लेते हैं। दिए गए विराम चिन्हों और उनके नामों का मिलान कीजिए। तो पूर्ण विराम कहाँ है हमारा, पूर्ण विराम देखो, पूर्ण विराम का चिन्ह ये रहा। अल्प विराम कहाँ है, अल्प विराम हमारा, अल्प विराम ये रहा नीचे वाला। लाघव चिन्ह कहाँ है, लाघव चिन्ह का सिंबल ये रहा। अर्ध विराम कहाँ है, ये रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ है हमारा, ये रहा। और कोष्ठक चिन्ह ये रहा। ठीक है, अब है समय आता है जाता है, इसको हम सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, समय समय आता जाता रहता है, समय आता जाता रहता है। वाक्य पूरा है इसलिए हम यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, प्रश्नवाचक को हटा के, और आता जाता के बीच में योजक। ठीक है, अगला है क्या आप चलते चलते थक गए। तो क्या आप चलते चलते के बीच में हम यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे, और थक गए हैं, थक गए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। क्या आप चलते चलते थक गए हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब वाह जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके हम लगा देंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। माँ ने बाजार से फल सब्जियाँ, यहाँ भी फल सब्जियाँ, यहाँ भी कोमा ही आएगा, दाल, फल सब्जियाँ, दालें व मसाले खरीदे। केवल यहाँ पर अर्ध विराम के बजाय केवल अल्प विराम आएगा।
आयुष ने खाना खाकर खेलने चला गया, यानी कि आयुष खाना खाकर खेलने चला गया। सिंपल वाक्य है, पूरा हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक को हटाकर पूर्ण विराम लगेगा यहाँ पे। ठीक है। निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग कब कब और कहाँ किया जाता है, लिखिए। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग वाक्य को बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं, वाक्य को बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और योजक चिन्ह का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता जोड़ा हमने, माता और ये चिन्ह और ये पिता, तो ये योजक चिन्ह है। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे।